दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के भूगोल का अंतिम अध्याय अध्याय 6 मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दोस्तों लोग जो होते हैं वो एक राष्ट्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में बदल देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य संसाधनों का विकास करते हैं। तो मानव एक महत्वपूर्ण जीवित संसाधन है दोस्तों, और इसके द्वारा अन्य संसाधनों का उपयोग और दोहन किया जाता है और अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी उपयोगिता मानव द्वारा जो उनका उपयोग किया जाता है उसी के आधार पर आकलन किया जाता है। दोस्तों अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन जो है वो दुनिया में समान रूप से वितरित नहीं है। मानव भी दुनिया में असमान रूप से वितरित हैं और अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से अलग होते हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है और 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था और इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग किसी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और लोग जो हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से किस प्रकार से जो शिक्षिका हैं वो बच्चों को बता रही हैं कि मेरे विद्यालय में, जो बच्ची बोलती है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, एक बच्चा बोलता है मेरे गांव में 1000 लोग हैं। और अगर ये आप सोचें कि दुनिया में कितने लोग हैं तो 7 अरब से अधिक लोग दुनिया में हैं। अब आइए देखते हैं जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप या जनसंख्या वितरण का मॉडल कहा जाता है। दुनिया की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यानी दुनिया के जो 90% लोग हैं या जो रहते हैं वो केवल भूपृष्ठ के 30% भाग पर फैले हुए हैं। और विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है और कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। देखिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। यदि वैश्विक परिदृश्य में देखें तो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवत रेखीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि यहाँ जीवन की परिस्थितियां बहुत ही सामान्य नहीं होती हैं जीवन जीने के लिए। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं और दुनिया की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में निवास करते हैं। दुनिया के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस चित्र के माध्यम से विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में जो हैं, यहाँ पर देखिए प्रत्येक 100 लोगों में कितने लोग ऐसे एक चित्र के माध्यम से बनाया गया है। तो ये देखिए कितने लोग एशिया में रहते हैं। तो एशिया में देखिए बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है जो कि पीले कलर में दिखाया गया है। तो जो है सबसे अधिक लोग एशिया में रहते हैं। उसके बाद जो लोग हैं दोस्तों वो देखिए मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। फिर उनसे कम जनसंख्या यूरोप में रहने वाले लोगों की है, फिर उत्तर अमेरिका में, और उसके बाद अफ्रीका में रहने वाले लोगों की संख्या एशिया में रहने वाले लोगों की संख्या के जस्ट बाद यानी एशिया के बाद दूसरा स्थान अफ्रीका का आता है। और हरे कलर में देखिए एक व्यक्ति जो दिया गया है ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या रहती है। तो जो जनसंख्या का वितरण है उसको आप देख सकते हैं कि बहुत ही असमान है। और यहाँ पर देखिए दुनिया की घनी आबादी वाले देशों को जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर चीन की जनसंख्या देखिए सबसे अधिक है, उसके बाद भारत की, उससे कम यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की, फिर चौथे स्थान पर आता है इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो घनी आबादी वाले देश हैं। दोस्तों जनसंख्या का घनत्व क्या होता है यानी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी
क्या होता है। दोस्तों, भारत में जनसंख्या का घनत्व जब आप देखेंगे तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत में जनसंख्या का घनत्व। और पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को घनत्व कहा जाता है। यदि हम इसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्त करें तो ये कहा जाएगा कि जो जनसंख्या का घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। संपूर्ण दुनिया का जो औसत घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वितरण कई कारकों से प्रभावित होता है। इसमें भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक कारकों में जो है पहला देखेंगे स्थलाकृति। तो दोस्तों, जो लोग हैं वो हमेशा पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैदानी क्षेत्रों में जो है वो जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ पर खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त स्थान होता है। जैसे गंगा के विशाल मैदान दुनिया के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। दूसरा जो कारक है वो है जलवायु। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी होती है वहां से रहने से बचते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल अत्यधिक गर्म है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश अधिक ठंडे हैं, कनाडा और अंटार्कटिका बहुत ही ठंडे हैं। इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां पर जलवायु सामान्य होती है या सम होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है मृदा। तो उपजाऊ मृदा जो होती हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो और चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। तो दोस्तों, जहां पर जल की उपलब्धता आसानी से है वहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है और दुनिया की नदी घाटियां जो हैं वो घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल जो होते हैं वो विरल बसे हुए या विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। खनिज भी जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। भौगोलिक कारकों के अलावा दोस्तों सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक कारक इस रूप में महत्वपूर्ण होते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में रहते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो बहुत ही घने बसे हुए क्षेत्र हैं। आर्थिक कारक के बाद जो दूसरा कारक है सांस्कृतिक कारक, तो दोस्तों धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों में लोगों को आकर्षित करते हैं। बनारस, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा जो सामाजिक कारक हैं उसमें अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं, जैसे कि बंगलौर और पुणे। तो कुल मिलाकर जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें भौगोलिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर देखिए एक फैक्ट दिया गया है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? तो यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन प्रत्याशा। ये जनसंख्या और जनगणना जैसी शब्दावली में शामिल शब्दावली है। जीवन प्रत्याशा ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन जो है वो एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है और दुनिया की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, किसान सभी लोगों के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। लेकिन 1804 में दुनिया की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी और 150 वर्षों के बाद 1959 में दुनिया की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई और इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगुनी होकर जो है ये 6 अरब हो गई और इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और दवाइयाँ, औषधियाँ, इन चीज़ों के कारण मृत्यु दर में कमी होना, जबकि जन्म दर अभी बहुत अधिक
रही थी। जन्मों को साधारण जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर वो होता है यानी प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतक लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, और किसी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। दोस्तों, जनसंख्या का जो परिवर्तन था वहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि 1800 में यहाँ पर जो देखिए स्थिति कैसी है। 500 ईसा पूर्व में 100 बिलियन जनसंख्या है। उसके बाद जो ईसा पूर्व है वहाँ पर 170 मिलियन है। 1000 जो ईस्वी है उसमें 265 मिलियन, और 1500 में जो है 425 मिलियन जनसंख्या है। इसके अलावा देखिए सन 1800 में 900 मिलियन यानी 1 अरब के आसपास जनसंख्या हो गई थी। 1900 में ये 1625 मिलियन, 1950 में 2500 मिलियन, 1974 में 4000 मिलियन यानी 4 अरब, और 1999 में ये 6 मिलियन यानी 6 अरब हो गई, और 2025 में दुनिया की जनसंख्या जो है 8.5 अरब होने का अनुमान है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण होते हैं, यानी यदि किसी देश में जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, मृत्यु दर कम होगी तब भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों अधिक होती है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। दोस्तों, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, और दुनिया में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है, यानी जनसंख्या का जो तीव्र वृद्धि दर है वो प्राकृतिक वृद्धि दर के बढ़ने से कारण होता है। यहां पर देखिए जनसंख्या का संतुलन किस प्रकार से होता है, एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जन्म दर में या जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है। जन्म दर जो है वो अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, यानी मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना ये जनसंख्या वृद्धि लाता है। जन्म दर और मृत्यु दर एक समान होने पर जनसंख्या स्थिर होती है, लेकिन जन्म दर जो कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो इससे जनसंख्या में कमी होती है। ये बहुत ही सामान्य कॉन्सेप्ट है, आप इससे समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रवास जो है एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास एक देश से लोगों को आने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहा जाता है। उत्प्रवासी कौन से लोग होते हैं? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अप्रवास क्या है? तो दोस्तों, अप्रवास वो है जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे अप्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास वो है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो बहुत ही सामान्य सी टर्मिनोलॉजी है लेकिन थोड़ा अलग है। तो अप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो अप्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने से अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति क्या है? इसकी प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं, और देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। इससे भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की दर दुनिया में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, फिर भी सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों में कम है, और इसलिए जनसंख्या की वृद्धि दर वहां पर बहुत धीमी और मंद है। यहाँ पर देखिए दुनिया के एक नक्शे के माध्यम से दिखाया गया है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है पूरी दुनिया में अलग अलग है। जो नीले कलर से दिखाए गए हैं वहां पर जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है। ये अफ्रीका के क्षेत्र हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है भारत के कुछ क्षेत्रों में भी, और जो हल्के गुलाबी कलर से दिखाए गए हैं वहाँ पर उच्च दर पाई जाती है। और ये देखिए दक्षिण अमेरिका के देश हैं और कैरिबियन जो क्षेत्र है यहाँ पर। इसके अलावा बांग्लादेश
और पाकिस्तान आदि में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। और जो येलो कलर से हैं वहाँ पर जनसंख्या की आदर्श स्थिति पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप है वो बहुत ही जो है असमान रूप से फैला हुआ है। जनसंख्या संगठन क्या है दोस्तों? तो किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जैसे बांग्लादेश और जापान बहुत अधिक घने बसे हुए देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से अलग होते हैं और लोगों को इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या का जो संगठन है वो जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जनसंख्या संगठन को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक महिला है, वो कहती हैं कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। और एक जो गायक है वो बोल रहा है कि मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। एक डॉक्टर है, ये कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हैं। इंजीनियर है, वो कहता है कि मैं पुल बनाता हूँ। और एक गृहिणी है जो ये कह रही हैं कि मैं घर की देखभाल करती हूँ। और किसान जो है वो कहता है मैं किसान हूँ और लोगों के लिए अन्न उपजाता हूँ। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो समाज के लिए एक संसाधन है और मानव संसाधन के रूप में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, जनसंख्या संगठन या जनसंख्या की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, उसमें से कितने शिक्षित हैं और कुछ कितने किस व्यवसाय में लगे हैं, उनके आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। तो एक देश में जनसंख्या का संगठन जो है ये बहुत ही इसकी रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। इसके अध्ययन से आप आयु लिंग का अध्ययन करते हैं, जिसको कि जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। और जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। देखिए यहाँ पर एक जनसंख्या पिरामिड बनाया गया है और किस प्रकार से एक चित्र के माध्यम से नीले कलर में पुरुषों को और रेड कलर में स्त्रियों की संख्या को बताया गया है। और यहाँ पर जो अक्ष है इसके माध्यम से आयु वर्ग को दर्शाया गया है। ये त्रिज्याकार प्रतीत होने वाला जो वो है आरेख है, वह आयु जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है। साथ ही साथ यह पुरुषों और महिलाओं की संख्या को भी बताता है। दोस्तों, इसके अलावा जो चित्र में दिखाया गया है ये ऊपर आकार में जब ऊपर जाते हैं तो वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है, जिससे आपको ये स्पष्ट होता है कि किसी भी देश में जो है वृद्ध जनसंख्या कम स्तर पे होती है। इसके अलावा जो युवा जनसंख्या है वो अधिक है तथा जन्म दर अधिक होने पर जो बालकों की संख्या है या छोटे बच्चों की संख्या है 0 से 4 और 5 से 9 वर्ष के बच्चों की संख्या है वो अधिक है। दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड जो है एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। जैसे युवा आश्रित लोग 15 वर्ष के कम आयु के होते हैं, वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं और कार्यरत या क्रियाशील आयु वर्ग 1565 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। और किसी भी देश में यदि जो कार्यशील जनसंख्या है या कार्यरत आयु वर्ग है 15 से 65 वर्ष, इन लोगों की अधिक संख्या उस देश के विकास के स्तर को दर्शाता है। यानी उस देश में जो है सक्रिय लोग ज़्यादा हैं, कार्यशील या क्रियाशील लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसका आर्थिक विकास का स्तर अधिक होता है। इसके अलावा किसी देश में जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं, वहाँ पर आधार पर चौड़ा और ऊपर की ओर तीव्रता से सकरा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर मृत्यु शैशव काल में हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वृद्ध लोग जो हैं उनकी संख्या कम ही होती है। और ऐसी स्थिति केन्या, जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसके बारे में दर्शाई गई है। जिन देशों में मृत्यु दर या विशेष रूप से छोटे बच्चों की मृत्यु दर कम हो रही है, वहां पर युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर युवाओं की संख्या, ये देखिए, युवाओं की संख्या अधिक है
और इस प्रकार की जो जनसंख्या होती है, जहां पर युवाओं की संख्या अधिक होती है, तो यहां पर मजबूत आर्थिक व्यवस्था और मजबूत श्रम शक्ति को दर्शाता है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है, यानी वहां जन्म दर कम है और उनके यहाँ मृत्यु दर भी घटी हुई है, जिसके कारण वृद्ध आयु जनसंख्या में अधिक लोग हो जाते हैं। दोस्तों, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बेहतर और विस्तृत युवा संसाधन है और उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा और विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।